चर्चा रही और बहुत सारे काम सरकार कर रही है। कई सारी उसमें भी जांच कमेटी बना दी है। एक सूर्यधार झील में जांच कमेटी बनाई है, उससे पहले भी कई काम हुए, उसमें जांच कमेटी बना दी गई है। एक अभी प्रकरण और देख रहा था मैं, सहकारिता बैंक का, उसमें भी एक जांच कमेटी बना दी है। इतनी सारी कमेटियां बनती जा रही हैं जांच के लिए उत्तराखंड में। तो सरकारों को याद भी है कि कितनी जांच कमेटी हमारे पास है। आप लोगों को कितनी याद है कि इतनी जांच कमेटी बनाई गई है? माइक बंद है आपका। जयवीर जी, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जनता की आंख में धूल झोंकने का सबसे बढ़िया तरीका है राजनीतिक। किसी प्रकरण पर जब सरकार घिरती हो, उस पर जांच बैठी दी जाए। वो कमेटी क्या करती है, पिछले 22 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो वो कभी जनता के सामने नहीं आता कि उस जांच कमेटी में क्या रिजल्ट निकल कर आया और किसको दोषी ठहराया गया और क्या कार्रवाई की गई। अभी आपने बात की है, हमारी उत्तराखंड मूल की एक बहन डॉक्टर निधि उनियाल बडोनी, जिसको कोरोना में इसी सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज किया। नौजवान डॉक्टर थी, प्रोफेसर, और उनके कार्य से सरकार संतुष्ट भी थी। उनके स्वास्थ्य सचिव ये कहते हैं कि मेरे माँ बीमार है, आप तुरंत जाएं, उनको, मेरी पत्नी बीमार है, आप तुरंत जाएं उनका इलाज करें। दबाव था, चली गई। जो अभद्रता उनके साथ उनके घर में हुई, निश्चित रूप से एक स्वाभिमान की, टीलू रौतेली, गौरा देवी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाओं की धरती से निकली हुई ये लड़की वो अपमान नहीं सह पाई। उन्होंने अपना रोष प्रकट किया और चली आई। अब आप देखिए, डॉक्टर सियाना जो दून मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने उनको कहा कि आप माफी मांगे। उन्होंने कहा माफी मांगने का सवाल ही नहीं होता, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मेरे साथ अभद्रता हुई है, आपको मेरा साथ मेरी सुननी चाहिए। देखिए कितना है शासन का दबाव। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो ट्रांसफर। सोचिए, यदि वो महिला रिजाइन नहीं देती तो ट्रांसफर। कोई अखबार नहीं छापता, कोई चैनल मीडिया हाउस नहीं चलाता। महिला व्यथित हुई, परेशान हुई और उसने अपना रिजाइन दे दिया कि मैं अपमान नहीं सह सकती, मैं बाहर प्रैक्टिस करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनका रिजाइन देना ही ना, उसके बाद सवाल रिजाइन देने के बाद भी ये खबर नहीं बनी। ये मामला 4 बजे का था और 6 बजे तक समस्त मीडिया हाउस को पता चल गया था कि एक महिला के साथ ऐसी घटना घट गई। किसी मीडिया हाउस ने जो है उसको तवज्जो नहीं दी। तवज्जो दी एक सोशल मीडिया का प्रमुख चैनल, उसने प्रमुखता से खबर दिखाई और जब सीधा सरकार को इसमें दोषी ठहराया गया तो आनन फानन में रात को 10 बजे के बाद हर मीडिया हाउस ने उस खबर को उठाया और सुबह अखबारों की खबर बन गई। ये बात समझने वाली है जयवीर जी कि यदि सोशल मीडिया ना होता तो यह खबर कभी खबर ना बनती। उसके बाद वो विधवा विलाप फिर किसी भी चैनल ने नहीं छोड़ा। हाय राम, ऐसा लगा जैसे उनके घर की बेटी के साथ अन्याय हो गया। ये जो चरित्र है, इसी चरित्र का फायदा ये सत्ताएं उठा रही हैं और सत्ताएं जनता की आंख में धूल झोंक कर कैसे चीजों को घुमा रही है, ये बात समझने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं जयवीर जी, राज्य बनने के बाद कितनी जांच कमेटियां बैठी, आज तक किसी चैनल पर उन जांच कमेटियों पर चर्चा हुई नहीं। आपने उठा दिया, आज एक मुद्दा उठा दिया कि जांच कमेटी का होता क्या है। भाटी कमेटी का क्या हुआ, त्रिपाठी आयोग का क्या हुआ, दीक्षित आयोग का क्या हुआ, लोकायुक्त कमेटी का क्या हुआ, वो तो विधानसभा में बनी थी। ऐसे ही भ्रष्टाचारों की, कोऑपरेटिव बैंक के गमे घोटालों पर जांच बैठी, क्या हुआ। उच्च शिक्षा में घोटाले हो रहे, जांच बैठी, क्या हुआ। स्वास्थ्य विभाग के उपकरण खरीद में कोरोना काल में जांच, क्या हुआ। मेरा कहने का मतलब है, अच्छा आप कितने ही जांचें बैठा लीजिए, कितने ही घोटाले कर लीजिए, ऐसे में
जब जनता जानने के बावजूद भी चुनाव में मुद्दे क्या होते हैं, आपने ये चुनाव देखा, मैं बड़ी खुलकर इस पर बात करता हूं। उत्तराखंड क्रांति दल और सोशल मीडिया ने जमकर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में जनता के साथ अब रूबरू हुए। हर नौजवान परेशान था, कह रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने मत का दान करूंगा। संविदा कर्मचारी वो मुट्ठी भींचकर कह रहे थे कि सत्ता के खिलाफ हम काम करेंगे। पेंशनर, जो कर्मचारी पेंशन से छूटे हुए थे, वो कर्मचारी कह रहे थे कि ये कर्मचारी विरोधी पार्टी है, हम इसके साथ नहीं होंगे। पुलिस वाले जिनका वेतनमान छीन लिया गया 10-20 ग्रेड पे वाला, वो भी सड़कों पे आंदोलन करने को मजबूर हुए। उनकी तो परिवार नीचे सड़कों पर आ गया, वो भी सरकार के खिलाफ। तमाम उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो फिर आंगनवाड़ी हो, भोजन माता हो, आशा कार्यकर्ती हो, बेरोजगार हो, सरकार से हर व्यक्ति परेशान था, किसान से लेकर व्यापारी से लेकर। मगर चुनाव के 1 महीने में ऐसा कौन सा मंत्री उन्होंने छोड़ा कि सरकार उन्हीं की बन गई? अगर इसके मूल में जाएंगे तो मैंने जो महसूस किया है, वर्तमान दौर बुनियादी चुनाव पर लड़ने वाला दौर नहीं है। चुनाव पर वो पोलराइजेशन उन्होंने किया हिंदू मुस्लिम। उसके बाद आपको कोरोना काल में देखिए, लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार अपने विकास के लिए चुनती है, मगर वही सरकार जो जनता के मत से चुनाव जीत कर जाती है, वो कैसे बड़ी दानदाता बन जाती है। हम तुमको 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, मजे की बात देखिए, हम तुम्हारे को ये सुविधाएं दे रहे हैं, किसान निधि। अरे भाई, आप सत्ता में हो, आपकी योजना का लाभ आपके ही मतदाता ले रहे हैं, मगर आपने जनता के बीच में इतने अच्छे तरीके से उन बातों को रखा, और फिर जिस तरीके से पैसे का बहाव हुआ, फिर चाहे राष्ट्रीय पार्टी या कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्य हो, उसमें पूरे मुद्दे गौण हो गए। 5 साल के वो मुद्दे जिन पर आए दिन सड़कों पर नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं आंदोलित थी, ये मुद्दे गौण हुए। मुद्दा घूम कर आ गया कि ये अगर आपका छिन गया, कांग्रेस को देगो तो ये हो जाएगा, हमको हटाओगे तो आपको ये चीजें बंद हो जाएंगी, पेंशन बंद हो जाएगी, राशन बंद हो जाएगा, और मोदी जी का साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मोदी जी इस राष्ट्र के लिए जरूरी हैं। और उत्तराखंड की जनता ने उस बात को माना, जाना और वोट दे दिया। अब आप देखिए, अभी आप सर्वे करा लीजिएगा, जो सर्वे चुनाव के टाइम पर हो रहे थे, यदि ये सर्वे अगर आप करा दीजिए तो 100 में से 95 आदमी फिर वही बोलेंगे कि ये गलत लोग चुन के आ गए। मगर अब 5 साल देखिए, चुनाव जीतने के बाद तेल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया। हर वो चीज जो उपभोक्ता को महंगी लग रही है, उसकी आवश्यकता है, वो महंगी हो रही है, मगर अभी उपभोक्ता बोलने को तैयार नहीं है। कारण किस मुंह से बोले? अभी तो सरकार को बने हुए 10 दिन नहीं हुए। ऐसे में मैं जयवीर भाई, मैंने जो आकलन किया है, 1 साल के अंदर लगभग 1,26,000 से लेकर 36,000 रुपए सरकार जो है आपसे ले रही है 1 साल में। और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग एक परिवार सरकार को महंगाई के कारण 5 से 5.5 लाख रुपए दे रहा है। उसके बाद सरकार क्या दे रही है? इन 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 25 से 30,000 रुपया साल का, एक साल का आप एक परिवार को दे रहे हो। यदि इसको 5 साल में कन्वर्ट कर लो तो मान कर चलिए आपको 1 लाख रुपए के लगभग 5 साल में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, केंद्र की योजनाओं से और राज्य की योजनाओं से। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति से आप 5-5.5 लाख रुपए 5 साल में ले रहे हो, उसको यदि आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो ब्याज भी नहीं है उस व्यक्ति का। मगर कितने तकनीकी रूप से ये जनता के बीच में इन चीजों को कह रहे हैं कि जनता ये समझ नहीं पा रही है। दूसरी बात देखिए, रणनीति होती है ना, तो अब रणनीति हम भी इस बात को बात बनाएंगे, ये चीजें जनता के बीच में लेके जाएंगे। दूसरी बात,
जिन बहनों को, जिन माताओं को ऐसा लगा 5 किलो राशन ये हमको केंद्र सरकार ने दिया, बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए तारीफ करते हैं मोदी जी की। मगर उन माओ, उन बहनों को, उन नौजवानों को यह महसूस नहीं हुआ कि जिनके कारण आप 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर हो गए, यदि आपके बच्चों को रोजगार मिला होता तो आपको 5 किलो गेहूं की जरूरत नहीं पड़ती। घर में नौजवान बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बीटेक है, एमटेक है, बीएड है, एमएड है, उनको नौकरी नहीं मिल रही और उनके माँ बापों ने ये मान लिया कि हमारे बच्चे तो आज बेरोजगार हैं, यदि 5 किलो गेहूं ना मिल रहा होता तो शायद हमारे घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती। सोचिए जयवीर भाई, किसान, जिस किसान के खेत में वर्तमान दौर में 2.5 से 3 लाख रुपए साल की फसल हो जाती थी, वो किसान 500 रुपए महीना किसान निधि पर आश्रित रहने के लिए मजबूर हो गया। वो किसान ये नहीं कह रहा कि यदि कभी भूमि बंदोबस्त होगा, मेरे किसान, मेरे खेत खाली हैं, कल ये जमीन राज्य सरकार छीन लेगी, उस दिन आपका क्या हाल, वो ये नहीं समझ रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो हम जनता के बीच में कहते रहे, मगर जनता ने सीधे से क्षेत्रीय मुद्दों को नकारा, हमारी बात को नकारा और राष्ट्र के नाम पर, मोदी के नाम पर उन्हीं को छत्रप बना दिया जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर 5 साल इस राज्य को 85,000 करोड़ के कर्ज से ज्यादा में डुबो दिया। आज उत्तराखंड की आमदनी से दुगना उस पर जो है कर्जा लाद दिया गया है। ऐसी स्थिति में सवाल सबसे बड़ा यह होता है जयवीर भाई, वो 12 लाख बेरोजगार कहां हैं जो सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड थे? क्यों नहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ ऐसे मुद्दे उठाए? वो चुप रहे। वो 45-46 हजार संविदा कर्मचारी जिनको अपने को रेगुलर होने के लिए बाहर निकलना चाहिए था, वो चुप रहे। वो आशा कार्यकर्ती, वो आंगनवाड़ी वाले, वो भोजन माताएं चुप रही। क्या कारण था? यदि इसकी मूल जड़ में जाएंगे तो चुनाव के समय पर जिस तरीके से धन बल का इस्तेमाल होता है, उससे लोकतंत्र में जनता के मुद्दों फीके पड़ जाते हैं और वो सत्ता के जो लुटेरे हैं, जो सत्ता लूटते हैं पैसों से, वो भारी हो जाते हैं और उसके बाद फिर 5 साल जनता को नुकसान झेलना पड़ता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। इन 22 वर्षों में जयवीर भाई, मैं आपको बता दूं, राजधानी का मैटर सुलझा नहीं, उत्तराखंड में बेरोजगारी कम हुई नहीं, उत्तराखंड में किसानों की आर्थिकी में सुधार हुआ नहीं, राज्य से पलायन रुका नहीं, उत्तराखंड के तमाम वो बुनियादी चीजें जिन पर हमने आंदोलन किया, राज्य लिया, क्या राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिला? नहीं। क्या उत्तराखंड के अंदर हमारी जो राजधानी का मसला हुआ? नहीं। तो ये राज्य हमने बनाया किसके लिए था? जब पलायन नहीं रुका, हमारी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश से अभी तक छूटी नहीं है और उत्तराखंड प्रतिवर्ष कर्ज में डूब रहा है। नेताओं की औकात जिनकी 10 रुपए की नीति, वो करोड़पति के मालिक हो गए हैं, धनबल से उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, अफसरशाही उत्तराखंड में हावी है, आम उत्तराखंड का मूल निवासी परेशान है। इसके बावजूद भी यदि यही राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता के नजदीक जाएंगी तो भाई हमको लगता है अभी 42 इस राज्य के लिए बलिदान देने वाले महावीर थे, मुझे लगता है अब कई और बलिदान देने पड़ेंगे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वरना उत्तराखंड में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है जयवीर भाई, 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज इस राज्य की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ हो चुकी है। ये जो 1 करोड़ के लगभग बाहर से आकर उत्तराखंड में बस गए हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये उत्तराखंड के मूल निवासी इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब 64 लाख लोगों में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये 1.5 करोड़ जो राजनीतिक रूप से बसाए गए हैं नाले खालों में, कल इनके ऊपर जो राशन का खर्चा होगा, नौकरी का खर्चा होगा, संसाधन का खर्चा होगा, इसका वहन कौन करेगा? और अगर उत्तराखंड राज्य कोलैप्स हो गया तो ये तो अपने अपने राज्यों में भाग जाएंगे, कौन इसको भुगतेगा? कौन इसका कर्जा देगा? ये जो बुनियादी सवाल है, इसको समझने की और समझाने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। हमने संघर्ष करके ठीक है, शांति, ये बात ठीक है। आप लोग लगातार कह रहे